रहमान साहब ने मुझे बोला कि यार तुम्हारी जो वॉइस की टोन है, इट इज़ वेरी वेरी गुड टोन, इट्स अ वेरी फ्रेश टोन, यू माइट लूज़ योर ओरिजिनलिटी हियर। ये जगह सीखने की वाली जगह नहीं है, ये जगह एग्जीक्यूट करने वाली जगह। आई वॉज नॉट हियर टू आस्क फॉर अ फेवर, आई वॉज हियर टू गिव, आई वॉज हियर टू डू अ फेवर। What better way to ask Jubin Nautiyal that how has his musical journey been? Because while you all love his songs and you hum to it almost every single day, and I think for the last at least couple of years almost, most of them are chartbusters. What makes a good song for Jubin Nautiyal? How he discovers his tunes and from where did this passion for music come from? So let's ask the man himself for a new episode for the Story Web. Hi Jubin. Hi, thank you, how are you? I'm good. Jibin, from these beautiful hills of Dehradun, sounds as cliche, small city, big dreams. What was the first time you realized that this is the thing you want to do? I think I read somewhere that your father loved singing and he was instrumental in pushing you to music. माई फादर, ये खैर तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो उस वक्त ये बम्बई में इनकम टैक्स में काम करते थे। और मतलब मैं बोल रहा हूँ, 80s का बॉम्बे देखा है उन्होंने। तो उस वक्त किशोरदा और रफ़ी साहब की एक जो जुगलबंदी थी, वो एक अपने आप में बहुत ही, मतलब उस वक्त लोगों को नहीं पता था कि इस जुगलबंदी का फ्यूचर में जाके कैसा इम्पैक्ट होगा। Exactly. पर समहाउ माई फादर न्यू दैट ये दोनों जो है ना, ये लेजेंड्स हैं, और आज जितना इन्हें प्यार मिल रहा है, इससे कई गुना ज़्यादा प्यार इन्हें आगे मिलेगा और मिलता ही जाएगा, द काइंड ऑफ वर्क दे हैव ऑलरेडी डन। तो मेरे पिताजी का एक गाना था जो उनको बहुत पसंद है, बेसिकली एक गाना है जो उनको बहुत पसंद है, वो है एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। तो बहुत बचपन से ही जब मैं खैर फिर उन्होंने यहाँ से काम छोड़ करके फिर वो देहरादून शिफ्ट हो गए, ही स्टार्टेड फाइंडिंग टू वर्क देयर। वो जॉब नहीं करना चाहते थे, अपना कुछ करना चाहते थे। आई वॉज बॉर्न, तो उन्होंने वो जो अपनी गोद में बैठ करके मेरे को वो गाना सिखाना शुरू करा। उन्होंने एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, ज़िंदगी और कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी। एंड या आई थिंक दैट वॉज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ मी इन मैनी वेज़, क्योंकि रिच म्यूज़िक बज रहा था हर वक्त। अब छोटा हूँ मैं, खिलौनों से खेल रहा हूँ तो भी पीछे रफ़ी साहब की, लता ताई की या किसी की, नुसरत साहब की कोई ऐसी आवाज़ चल रही है पीछे। सो जो ईयर कंडीशनिंग है दैट वाज स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द चाइल्डहुड ओनली, पर हाउ स्ट्रॉन्ग इट वुड बी वो मुझे लाइन में आके पता लगा, बिकॉज देयर वाज सो मच ऑफ मसल मेमोरी दैट वाज प्लेइंग रोल इन माई करियर, एज इफ आई जस्ट न्यू सो मैनी थिंग्स विच आई डिडंट इवन लर्न। एंड या सो डेफिनेटली वो खुद भी, उनको गाने का शौक़ है, वो असल में वो ताल नहीं पकड़ पाते गाते हुए। ताल पे गाने में उनको बड़ी कठिनाई होती है, और मेरी मॉम गा नहीं पाती बट ताल पकड़ लेती है। तो मैंने कहा चलो जब सुर और ताल दोनों ही हैं मेरे साथ, तो मैं शायद उसका एक कॉम्बिनेशन हूँ। जी जब मेरे को पता चला है, हो सकता है गलत हो, बड़े नॉटी रहे हैं आप चाइल्डहुड में, मतलब आपके स्कूल और कॉलेज के किस्से मुझे किसी से सुन रही थी अभी। जी I have done some things back in school which I'm not very proud of, and if I could go back in time I would not do them again. But ठीक है, मुझे लगता है वो भी एक growing up process है, वो सब चीज़ें। Yeah, I wanted to ask this because आपकी जो अभी क्वेश्चन मेरा ये था कि आपका ना भी इमेज इज सो एक बहुत ही काम, एक serene image है, and here when I was researching about you I got to know that you were this one naughty child. ये transition, ये कामनेस कहाँ से ढूंढी आपने? बहुत सारी चीज़ें, मुझे लगता है, देखिए मैं ऐसा नहीं था कि आई वॉज नॉट अ म्यूजिशियन कि मैं सडनली मुझे कुछ पैशन फाउंड हुआ और मैं उसके पीछे चल गया, ऐसा नहीं था। म्यूज़िक वॉज मोर ऑफ लाइक अ वे ऑफ लाइफ फॉर मी। वो बचपन में ही ऐसा स्टार्ट हो गया था। अगर आप बंगाल जाएंगे तो बंगाल में आप देखेंगे म्यूज़िक सिंगिंग का एक कल्चर है। वहाँ पर हर सिंगर गायक नहीं बनना चाहता, बट गाते सब हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, सीखा हुआ, हाउस होल्ड में भी गाते हैं, सीखा हुआ गाते हैं। तो वो एक कल्चर मेरे घर में बन गया था जिसमें मैं इन्वॉल्व हो गया संगीत में। शुरू में तो खैर मैं बस इसलिए करता था क्योंकि कर पाता था, पर फिर मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करी।
MBA लिया बिजनेस में, मिक्स मार्शल आर्ट सीखा, ब्लैक बेल्ट लिया उसमें, नेशनल्स एयर राइफल शूटिंग करा. आई वाज एन एथलीट ऑल्सो, डिस्ट्रिक्ट्स आई हैव प्लेड. फिर आई कम फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली विद अ बिजनेस बैकग्राउंड. मतलब हर सभी कुछ था, बहुत सारे ऑप्शंस थे इसमें एक्सप्लोर करने के लिए. पर वो संगीत का जो कहते हैं ना कि एक बार कलाकार को ताली लग जाती है तो कलाकार फिर उसके बाद उसको फिर नशा हो जाता है ताली का, उसको भी चाहिए ताली. तो वो बचपन में ही लग गई थी ताली मुझे. लोगों ने पहले ही चढ़ा दिया था कि अरे भाई बहुत अच्छा है. बस फिर उसके बाद संगीत, वो 1 घंटा जो सोने से पहले मैं अपने गिटार के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, दैट 1 hour वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई डे, बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ. एंड आई टोल्ड माई सेल्फ कि अगर इसी लाइन में मैं कर सकूँ तो शायद हमेशा खुश रहूँगा. आई गॉट वॉट आई अचीव्ड एंड आई वर्कड हार्ड फॉर इट, बट आई नेवर स्ट्रगल्ड. आई न्यू आई वॉज गुड एट इट and I was willing to put in the hours and I was willing to not call it struggle. So I think that really worked for me in many ways, and I found my way to being this human being who's very, very content in his heart and who's very happy to be getting to do what I love to do. And Shad, that's why you see that calmness on the face. Yes. Jimin, that I remember मैं आपको X Factor के days से मतलब I'm aware of your name. When you came to Bombay with like I think 18-19 must be the age, आप उतने ही रहे होंगे. जी. एंड आप आए एंड उस टाइम पे आई रिमेंबर वो एक दौर था जब सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स को लोग बहुत बड़ा कंसिडर करते थे कि आवाज़ ढूंढने का एक वही तरीका तब समझा जाता था. वहाँ के एक्सपीरियंस से आप क्या लेकर गए? क्योंकि उसके बाद कुछ वक्त काम करने के बाद मुझे नहीं पता कि कहानी कितनी आगे है कि रहमान साहब ने आपको ये सजेशन दी कि आप अपनी तालीमें थोड़ी और लें म्यूज़िक में और थोड़ा और अपनी आवाज़ को निखारें एंड उसके बाद वापस आएँ. ये किस्सा क्या है अवार्ड से लेकर रहमान साहब और आपके बीच? सो रहमान साहब एक ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर है जिनको एक म्यूज़िशियन या सिंगर अपनी जर्नी के एंड में मिलता है. सबके साथ काम करने के बाद फिर शायद उसको मौका मिलेगा रहमान साहब के साथ काम करने का. मेरा उल्टा ही था कुछ, मैं किसी से नहीं मिला, मेरी पहली मुलाकात रहमान साहब से हो गई. आई हैड नो आइडिया कि मतलब what will I even say to him, you know. I was very little naive, voice was still developing, 18 years old. Of course. I was in a space where ये तो पता था कि रहमान साहब से मिलना है, लेकिन रहमान साहब से मिलके करना क्या ये नहीं पता था. And my father pulled off, he had a friend in Bombay through his old connections. तो उन्होंने कैसे करके वक्त लिया मैं रहमान साहब से और मैं ग्रीन रूम में उनसे मिलने गया. I sang a song to him. What he told me next was definitely life-changing for me in many ways. Musically, जो उन्होंने मुझे कहा, it made a lot of sense to me. रहमान साहब ने मुझे बोला कि यार तुम्हारी जो वॉइस की टोन है, it is very, very good tone. It's a very fresh tone. But Bombay is a very commercial place. You might lose your originality here. ये जगह सीखने की वाली जगह नहीं है. ये जगह एग्जीक्यूट करने वाली जगह है. मैं नहीं चाहता कि आपकी जो ओरिजिनल वॉइस टोन है वो खो जाए बॉम्बे में, क्योंकि इतने सारे इन्फ्लुएंसेस होते हैं. आप कितनी बार किसी की तरह गाने लग जाते हो, किसी एक्टर की आवाज़ बन जाते हैं, किसी एक्टर की आवाज़ बन जाते हैं. तो जब उन्होंने ये बोला तो इट मेड सेंस टू मी. मैंने कहा सर व्हाट शुड आई डू? ही सेड कि 21 साल की एज में एक मेल वॉइस डेवलप होती है. दिस इज करेक्ट साइंटिफिकली. 21-22 साल की एज में मेल वॉइस शुरू करती है मतलब उसकी जर्नी, एंड 30 तक इट्स एट इट्स पीक. जिसे हम कहते हैं वो बैरिटोन, वो आपका 30-31 में जाकर आता है वो एक. बिल्कुल. सो उन्होंने मुझे इस बात से अवेयर करवाया और उन्होंने कहा कि आपकी उम्र है 18-19 साल, अभी 2-3 साल आने दो, वो टाइम आने दो, वॉइस मैच्योरिटी का टाइम आने दो, क्योंकि ओरिजिनलिटी नहीं खोनी हमें. आई हैड टेकन एडमिशन इन मिठीबाई विच इज़ नॉट ईजी. I was attending college for a year there, and then I met Rahman Saab, and then he's like, I came out, and I was like, I told my parents that we'll have to go back. We'll have to go back. Their reaction? They thought that Rahman Saab must have said something. Rejected me in a way. दिल टूट गया. बच्चा कह रहा चलो वापस जाना है. But when I told them, and मैंने जब उनको explain करा कि उन्होंने ऐसा बोला, और वो सिर्फ एक म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं है, वो एक म्यूज़िकल साइंटिस्ट भी है अपने आप में. ही इज़ सो डीपली इन्वॉल्व विद साउंड्स एंड एवरीथिंग. सो अगर वो बोल रहे हैं मुझे कि तुम्हारी टोन में दम है, दैट मीन्स
आई एम इन फॉर द लॉन्ग रन, बट कि आई कुछ शुड तो है, but polish करना है आई शुड नॉट waste my time right now in trying to become a singer. I should wait for the right time for my voice to get mature enough in front of the mic. And that's it. I left college. I took correspondence. I went back home and then I traveled with music. A lot of traveling I did. And जैसा उन्होंने कहा 21 साल में मैं एक चैरिटी शो कर रहा था और चैरिटी शो गा रहा, उस चैरिटी शो में गा रहा था, मैं देहरादून में कर रहा था। एक लड़की के लिए ब्लड कैंसर का उनका कुछ इशू था, उसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ कर रहे थे। तो वो शो करते वक्त मैं गाना गाया था रफ़ी साहब का, एंड वाइल सिंगिंग आई रियलाइज्ड एंड आई रिमेंबर्ड हिज वर्ड्स बिकॉज आई कुड नॉट बिलीव दैट आई वाज सिंगिंग दैट सॉन्ग। आई वाज जस्ट देयर। इट वाज बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, रफ़ी साहब का। बहुत ही कमाल गाना। वो गाया गाना, और उसके बाद उस शो के बाद मैं पेरेंट्स से मिला, मैंने कहा कि टाइम फॉर मी टू गो टू बॉम्बे। अब आपको खुद में भी लगता है कि हाँ अब मैं तैयार हूँ उस जर्नी के लिए। जस्ट समथिंग क्लिक्ड ऑन स्टेज, यू नो, समथिंग क्लिक्ड, द वर्ड्स केम बैक टू मी एंड आई कुड हियर माई सेल्फ एंड आई वाज डूइंग अ ग्रेट जॉब ऑन स्टेज एंड आई केम टू बॉम्बे। 2 years I met people. 3rd year I gave my first song in 2014 and rest is history. बट जुबिन, ओके, रेस्ट इज हिस्ट्री, एग्रीड, लेकिन वो जो 2 से 3 साल का वक्त था जब हर म्यूजिशियन की जर्नी होती है कि म्यूज़िक डायरेक्टर के पास जाना या स्टूडियोज़ के पास जाना या अपनी आवाज़ का सैम्पल देना, कि डीमोटिवेटिंग रहा क्या वो सफ़र कभी? कि कभी कभी लोगों के पास वक्त ही नहीं होता आपकी आवाज़ सुनने का, आप घंटों एक ऑडिशन के लिए वेट करते हैं और अगर कोई सुनता भी है तो वो एक बहुत ही अनमने मन से सुनता है। क्या कभी ऐसा कुछ हुआ कि जिसने आपके मोराल को कभी तो एक बारी के लिए वो किया होगा कि एम आई इन द राइट स्पेस, क्या मैं ये सही रास्ता चुन रहा हूँ? मेरे दिमाग में अंकिता जी पहले ही एक बात क्लियर थी कि बॉम्बे जाके स्ट्रगल नहीं करूँगा कभी। मुझे लगता है कि अगर मैंने एक ऐसी लाइन ऑफ वर्क चूज़ करा है जिसमें मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ तो फिर वो स्ट्रगल ही करता रहूँगा। और वो थॉट एग्जैक्टली वो आप नेगेटिव, इट्स नॉट अ गुड स्पेस टू बी इन। अगर मैं पहले ही घर से सुबह उठ रहा हूँ कि आज मैं स्ट्रगल करूँगा तो फिर मैं पूरे दिन स्ट्रगल करूँगा। बट अगर मैं सुबह उठूँगा बोलूँगा यार आज मैं अच्छा गाऊँगा तो मैं अच्छा गाऊँगा। सो दैट thought and ideology in my head was stuck from day one. I knew I'm not going to Bombay to struggle. And with that attitude, whenever I met anybody, it was never a unsuccessful meeting. In fact, मैं literally WhatsApp पर अपने गिटार से फ़ोन रिकॉर्डिंग्स करके, WhatsApp रिकॉर्डिंग्स करके म्यूज़िक डायरेक्टर्स के नंबर लेके भेज देता था। 90% times they used to call me back कि you come and meet me, who are you, where are you from? So I think my mind was in the right place for music, and most importantly I was not here to ask for a favor. I was here to give. I was here to do a favor. And this is your talent. Yes, any artist is here to do the favor to the world. They have a message, they have a story behind their voice. They are entertaining you with the craft. Absolutely. बस फिर उसके बाद वो 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, शुरू में बहुत सारे 200-250 स्क्रैचेस गाए मैंने जो गाने रिलीज़ नहीं हुए। बहुत सारे म्यूज़िक कंपोजर्स के, वो भी एक अलग प्रोसेस थी कि उस गाना सीख गया था लेकिन कंडेंसर माइक फिर भी सीख रहा था। सो आई लर्न दोज टेक्निकलिटीज ऑफ हाउ इट इज डन, हाउ टू पुट माई वॉइस इन फ्रंट ऑफ द माइक। वो एक अलग ही बॉल गेम था। मतलब आई केम प्रिपेयर्ड एज अ सिंगर बट आई डिड नॉट नो कि अभी इफ आई एम what does a condenser mic do to my voice, and how can I sound different and fresh, and what all I have in me in terms of an artist, कि what all tones, what all genres I can do with my voice। ये सब उन 200-250-300 स्क्रैचेस जो गाए उसमें सीखा। फिर उसमें से एक गाना लगा, पर एक और बात है, जब वो गाना लगा तो मुझे पता था अब रोक नहीं पाएगा मुझे कोई। मैं जानना चाहूँगी, अगर बताना चाहेंगे कि वो गाना कौन सा था? जी, तो वो एक गाना जो था, मेरा पहला गाना जो था, वो मैंने अक्षय कुमार साहब के लिए गाया था। मेहरबानी एक गाना है जो और को प्राव मुखर्जी उन्होंने लिखा है, उन्होंने कंपोज करा है। ब्रिलियंट सॉन्ग, आउट ऑफ द बॉक्स। इट कुड बी अ इंग्लिश सॉन्ग, इट कुड बी हिंदी सॉन्ग, इट कुड बी इन एनी लैंग्वेज एंड इट विल साउंड ग्रेट। एंड इट वाज अ मॉर्निंग डब। आई वेंट 20 मिनट डब करा, वापस आया, नो एक्सपेक्टेशंस, नथिंग, वन ऑफ द स्क्रैचेस। Got a call from the music label, we want to work with you.
Akshay Kumar likes your song. I was like, which song? I have sung like 250 songs. कौन सा वाला पसंद है ये तो बता Which दो. one does he like? He's like, there's a song called Meherbani. मैंने कहा, I just dubbed it. He said, yes, he likes it. We love it. We want to work with you. We want to do this song with you. And then my first song came to me. It was Ek Mulaqat. It was a very small film that time. Very small project, I would say, overall. But when we did that song, when I got involved with that film, I knew ये कुछ वो एक होने फीलिंग वाला है. होती है कि हाँ. और मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था गाने को लेकर के कि मैंने पहले बोला कि मैं नहीं गा पाऊँगा बिकॉज इट वॉज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. इट वॉज संग ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुली. उसको सूफियाना उसमें गाया गया था और बहुत अच्छे सिंगर है अल्तमश फरीदी, उन्होंने उसको गाया था. एंड वो सुना मैंने कहा मैं आई कैन हैव नॉट इवन मैच अप टू दिस. मतलब आई एम लाइक दिस इज नॉट माई सॉन्ग. बट द म्यूजिक लेवल शोड Faith. confidence. They said no, this is your song, you sing it. We wanted to sound rockish and more new age, and we don't want to take it to a Sufi genre of song singing. I sang it. After when I heard it, I could not believe myself and I'm sounding like that, and that's when I knew. That's when the song happened. It came out in a very, very big way. Suddenly there was a new voice, new kid in the block. Everybody wanted a piece of his voice in their song. Opportunities opened up, songs opened up, and then after that, no looking back. Jubin, you believe that a song chooses you or you choose your song? I think the song chooses you. I absolutely believe that. Because पता ही नहीं होता, हमको नहीं पता होता कि क्या चीज़ का impact कहाँ जाके कैसा होगा. What I'm doing today, how it will impact others. I knew one thing for sure, that when I entered the music industry, I did not enter when I decided to come to Bombay. उस वक्त मैंने कुछ करा नहीं था. उस वक्त म्यूज़िक कल्चर बहुत ख़राब चल रहा था. हाँ, एक ऐसा वेव था कि हमारे पास कोई वॉइस नहीं थी जिस पर हम रुक सकें. जी, इतना ख़राब हो गया था उस वक्त म्यूज़िक की. लिरिक्स सब कुछ हाथ से बाहर निकल गया था. मैंने छोटे छोटे बच्चों को अजीब अजीब बातें गाते और कहते सुना है जिसका शायद उनको मतलब भी नहीं पता. ऐसे लिरिक्स थे जो एग्रीड. तो क्या होता ना, ये तो चाइल्डहुड है. लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा होता है चाइल्डहुड, बट चाइल्डहुड की जो इन्फ्लुएंसेस होती है ना, ये बहुत डीप डाउन जाती है आपके बचपन तक. रियलाइज नहीं करते. हाँ, आपकी मतलब पूरी लाइफ आपके वो इन्फ्लुएंसेस आपके नेचर में रहती है और आपको पता ही नहीं रहता. दैट वाज अफेक्टिंग मी पर्सनली इन माई पर्सनल लाइफ कि where are we going towards music? And I grew up listening to great words, great voices, great artists. Once in a lifetime artists I was listening to. लता रफ़ी के आगे हम क्या लेकर आ रहे थे? कुछ भी नहीं था मतलब. और मैंने कहा कि ये तो अलग ही. That was one of the fights that I had in between, that this should be changed ASAP because it is affecting our society in many ways. So it was more of a conscious call कहीं ना कहीं कि जो भी गाना मेरे पास आता है मैं करता हूँ कि वो उसके वो जो लिरिक्स या उसका जो एक कोनोटेशन है वो एक क्लीन ऑरा के साथ होना चाहिए. तब भी और अब भी ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो गानों के थ्रू मैसेज जा रहा है बाहर, इट शुड बी क्लियर कट. इट शुड बी समथिंग दैट इवोक्स. देखिए क्या होता है, हर इंसान अपने शेल के अंदर है. आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत आसानी से आपके शेल से बाहर निकाल सकती है. जब तक आप अपने शेल में हैं तब तक आप ठीक है, प्रोटेक्टेड है. बट आर्ट जब आपको किसी भी शेल से बाहर निकालती है, इट शुड बी अ नाइस प्लेस. इट ब्रिंग्स यू टू, इट शुड ब्रिंग यू आउट ऑफ योर शेल टू अ नाइसर प्लेस. some place where you can deeply connect with yourself, deeply connect with your past, maybe deeply connect with your humanity inside you, and ignite that emotion in other million of people who are exactly. hearing So you. we are in that space where we have been given this responsibility by the powers above, that we are supposed to bring people out of their comfort zone or their bubbles and bring them to a nice place. इसीलिए कहते हैं ना, सैड सॉन्ग इतना ज़रूरी क्यों होता है इंसान की लाइफ में, क्योंकि इंसान सैड सॉन्ग सुन करके ना अपनी सैडनेस ख़त्म कर देता है. ऐसा नहीं कि You cry it out and cry it out, you vent it out, it's over. We were not getting that kind of music and we were going into a different space, and वो सब एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था, इन्फ्लुएंस था, जिस वजह से हमने कहा कि चलिए
अब इस जंग को अच्छे से लड़ेंगे। पर जुबिन, लास्टली अगर मुझे आपसे ये पूछना हो, और बहुत इम्पॉर्टेंट, आप जिस टाइम पे आए और हम जिस दौर की बात कर रहे हैं, कंपटीशन भी स्टिफ था, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, या हम बिना किसी का जिक्र करें अगर कहें, इंडस्ट्री एनी हाउ बहुत कम्पिटिटिव है। आज आप हैं, कल कोई और है यहाँ पे, जैसे हम कहते हैं ना, चढ़ते सूरज को सलाम है। आवाज़ सदाबहार ज़रूर रहती है, लेकिन एक दौर आता है, आगे पीछे ऊपर नीचे। वो डर को, या वो कभी डर आया आपके अंदर, या आता है, और अगर आता है या तो आप अपने कंपटीशन या अपने आसपास के उस पूरे माहौल को कैसे डील करते हैं आप? व्हाट इज़ योर मंत्रा? कि क्योंकि मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि मैंने इसको स्ट्रगल की तरह कभी नहीं देखा, तो मुझे लगता नहीं कि शायद इस क्वेश्चन को बोलते वक्त ही मैं कह सकती हूँ कि शायद डर आप फील करते होंगे। तो आपको अगर मैं इन लेमैन टर्म में पूछूं, आपके कंपेटिटर या कंपटीशन या इस पूरी स्पेस को आप कैसे देखते हैं, इस पूरे फील्ड को? एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, अगेन सम ऑफ द फर्स्ट फ्यू प्रिंसिपल्स ऑफ मी दैट आई लर्नड, दैट कंपटीशन इज फॉर हॉर्सेस, it's not for artists. That's so very good. I think you need to come out with those 5-7 quotes of yours. They are really good. Thank you. So वो जब हॉर्स रेस है तो आप लड़ो फिर उसमें, वो उसका नेचर वो है, उसका कॉन्सेप्ट ही है। पर आर्टिस्ट ऐसे नहीं था, आर्टिस्ट जैसा आज हो गया ऐसा नहीं था। एक टाइम था जब मेहंदी हसन साहब और गुलाम अली साहब दोनों A1 गेम पे थे। मेहंदी हसन साहब, खैर मेहंदी हसन साहब और गुलाम अली साहब, ही वाज राइजिंग, बोथ वर इंसेनली पॉपुलर। मेहंदी हसन साहब का एक छोटा सा कुछ किस्सा हो गया था, कुछ मेरे ख्याल से कुछ शराब को लेके कुछ उनका उस वक्त किस्सा हो गया था मेहंदी हसन साहब का, और बड़ी सर्किट में उस वक्त तो बहुत बदनामी हो जाती थी बहुत ज़्यादा। ऐसा सुने किस्से, जैसे बोलते हैं ना, बड़े होते हैं, जो किस्से सुन करके बड़े हुए हैं, मतलब व्हाट लाइज इन बात कर रहे हैं, बिल्कुल। सो उनका कुछ ऐसा शराब के ऊपर किस्सा हो गया था, बड़ी उनके ऊपर बदनामी हो गई थी कि अरे मेहंदी हसन साहब ने स्टेज के पीछे शराब पिया, स्टेज कुछ इस तरह का हो गया। वो बात रही कायदे से उस वक्त गुलाम अली साहब को बड़ा खुश होना चाहिए था कि माय कंपटीशन इज आउट, अब मैं आगे बढ़ूंगा। बट ही गॉट सो अपसेट अबाउट दैट कि मेरे आइडल के बारे में ऐसे बोल रहे हैं लोग। ही मेड अ सॉन्ग, हंगामा है क्यों बर्फा, थोड़ी सी जो पी है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। इट चेंज्ड एवरीथिंग। आई मीन दैट इज व्हाट एन आर्टिस्ट इज सपोज्ड टू बी। वी आर सपोज्ड टू ग्रो टुगेदर, uplift each other, and music has the biggest power to heal. Absolutely, love each other's work, get inspired from it, उसमें compete करो। काम में जो वो है कि मतलब इसने क्या गाना बनाया। आर्ट ना सिर्फ इंस्पायर होके बन सकती है, आगे compete करके बन ही नहीं सकती। लोग आज कहते हैं कि आपने कुछ गाने रिक्रिएट करे हैं उसको, मैंने कहा हमने कभी उसको ब्रेक करने की कोशिश नहीं, हमने ये नहीं करा कि हम इससे बेटर बना देंगे आगे आकर के कुछ। हमने कोशिश करी कि ये गाना है, लेट्स गिव इट बैक टू द यंगर जनरेशन। क्योंकि ऐसे तो जुबिन, ऐसे अगर हम बात ही ख़त्म करते हैं कि एक गाना आपने गाया, एक वो जो हम कहते हैं ना, एक वर्जन उस गाने का, तो एल्बम्स में ये वो हो गया है, किसी और ने गाया, तो ऐसे तो फिर कभी गानों का एक अलग टोन सुनने को ही ना मिले। नहीं मिलेगा, बिल्कुल। एंड हम लोग इतने सारे सिंगर्स हैं, इतने सारे आर्टिस्ट हैं, और एक गाना है, that song is so beautiful that everybody wants to sing it. आपकी अपनी आवाज़ और आपका अपना अंदाज़ और किसी और का शायद अपना। बिल्कुल। सो मुझे लगता है उसी तरह से चलना भी चाहिए, आर्टिस्ट को भी उस तरह से सोचना चाहिए। और कंपटीशन तो एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं देखता ही नहीं, समझता ही नहीं कुछ भी चीज़। मुझे लगता है कि मैं दूसरे आर्टिस्ट को सुन भी सकता हूँ, अप्रिशिएट भी कर सकता हूँ, सीख भी सकता हूँ, चाहे मेरे से छोटा आर्टिस्ट हो, चाहे मेरे से उम्र में छोटा आर्टिस्ट हो, मैं उससे सीख भी सकता हूँ। और मुझसे कोई आर्टिस्ट आके कुछ चीज़ मांगेगा तो मैं जेन्युइनली उसको दूंगा। थैंक यू सो मच जुबिन, बिकॉज मैं जब यहाँ पे बैठी थी तो मैं शुरू करते वक्त मेरे ध्यान में ये था कि मैं इस वक्त के सबसे पॉपुलर सिंगर से बात कर रही हूँ, जो शायद एक इनसिक्योरिटीज़ का पेंडोरा बॉक्स खोलेगा, लेकिन आपसे बात करते करते मैंने अपने 4 से 5 सवाल ऐसे छोड़ दिए क्योंकि आपकी पहली ही बात ने मेरे को क्लियर कर दिया कि ना आप इनसिक्योरिटी और ना ही आप स्ट्रगल्स के दौर में खुद को देख रहे हैं। जी बिल्कुल। एंड इट्स ऑल अबाउट म्यूजिक एंड द लव इट स्प्रेड्स। या डज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्योंकि बहुत ऐसे सिंगर्स बाहर हैं जो भी सीख रहे हैं विद्या और जो रियाज़ करते हैं, उनके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि रियाज से ऊपर अपने आप को उस पॉजिटिव एटीट्यूड में रखना कितना ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। रियाज तो लोग, आई नो सो मेनी ग्रेट सिंगर्स, बट मेरी जो टीचर है मिसेस वंदना श्रीवास्तव, जिन्होंने हमेशा मुझे सिखाया, मैं नाम लेता हूँ हमेशा उनका, शी इज़ बीन द बैकबोन ऑफ माई वॉइस इन मैनी वेज। सो उन्होंने
संगीत सिखाया है, लेकिन एक बात बचपन में बार बार बोलती रही मुझे, कानों के पीछे कहीं ना कहीं बोलती रही। मैं बदमाश था, बदमाशी भी करता था, तब भी उनको पता लग जाता था, तब भी मुझे एक चीज़ बोलती थी कि जुबिन, अच्छे संगीतकार से अच्छा संगीतकार बनना, अच्छा बिजनेसमैन बनना, अच्छा कुछ भी बनने से पहले अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। तो वो ऐसे बैठ गई दिमाग में बात तो कि मुझे जुबिन लगता है नौटियाल उसके अच्छे इंसान तो हैं ही और अच्छे संगीतकार भी। जी। एंड आई थिंक ये तो भी बस शुरुआत है, कि शायद एक ऐसा इंटरव्यू है, इनकी लाइफ के भी बहुत सारे किस्से हम आपके साथ होपफुली और लेकर आते रहेंगे। थैंक यू जुबिन, बिकॉज Hey guys, this is Juban Nautiyal and you are watching me on The Story Web. Subscribe now.